24 दिसंबर 1999 शाम का समय। नेपाल की राजधानी काठमांडू से एक विमान उड़ान भरता है। नाम इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट IC-814, डेस्टिनेशन दिल्ली। फ्लाइट में 170 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कुछ लोग छुट्टियां मनाकर लौट रहे थे, कुछ अपने परिवार के पास जा रहे थे, कुछ के लिए यह बस एक सामान्य फ्लाइट थी। लेकिन उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ घंटों बाद वो दुनिया के सबसे खतरनाक हॉस्टेज क्राइसिस में फंसने वाले हैं। एक ऐसा हाईजैक जो भारत सरकार को झुकने पर मजबूर कर देगा। एक ऐसा हाईजैक जिसके कारण छोड़ा गया एक आतंकी आगे चलकर भारत के खिलाफ सबसे बड़े आतंकवादी नेटवर्क्स में से एक खड़ा करेगा। और सबसे डरावनी बात, इस पूरी घटना के दौरान पूरी दुनिया लाइव देख रही थी कि भारत अपने ही नागरिकों को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। प्लेन अब नेपाल की सीमा पार कर चुका था। कैप्टन देवी शरण अपने को पायलट राजेंद्र कुमार के साथ विमान को दिल्ली की तरफ ले जा रहे थे। केबिन क्रू पैसेंजर्स को खाना और ड्रिंक्स सर्व कर रहा था। कुछ लोग सो चुके थे, कुछ मैगजीन पढ़ रहे थे, तो कुछ खिड़की से बाहर बादलों को देख रहे थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन अचानक प्लेन के अंदर बैठे 5 लोग अपनी सीटों से उठते हैं। उनके चेहरों पर मास्क थे और हाथों में पिस्तौल और चाकू। कुछ सेकंड के लिए पूरा कैबिन बिल्कुल शांत हो जाता है। किसी को समझ ही नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। तभी एक हाईजैकर तेजी से कॉकपिट की तरफ बढ़ता है। वो दरवाजा खोलता है और सीधे कैप्टन देवी शरण के सिर पर बंदूक तान देता है। प्लेन को वेस्ट की तरफ ले जाओ। कॉकपिट के अंदर अब सिर्फ डर था। उधर बाकी हाईजैकर्स पूरे केबिन में दहशत फैलाना शुरू कर देते हैं। बच्चों की रोने की आवाजें, लोगों की चीखें और बंदूकों से दी जा रही धमकियां। कुछ ही मिनटों में पूरा विमान एक होस्टेज जोन बन चुका था। हाईजैकर्स पैसेंजर्स को अलग अलग बैठाना शुरू कर देते हैं। महिलाएं और बच्चे एक तरफ, जवान पुरुष दूसरी तरफ। जो भी थोड़ा सा भी विरोध करने की कोशिश करता उसे तुरंत पीटा जाता। अब प्लेन में बैठे हर इंसान को समझ आ चुका था कि ये कोई सामान्य हाईजैक नहीं है। ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। वो एक दूसरे को असली नाम से नहीं बल्कि कोड नेम्स से बुला रहे थे। चीफ, बर्गर, डॉक्टर। यानी साफ था कि इनका मिशन पहले से तय था। इसी बीच कैप्टन देवी शरण बड़ी चालाकी से ट्रांसपॉन्डर के जरिए इंडियन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक इमरजेंसी सिग्नल भेज देते हैं। IC-814 हाईजैक हो चुकी थी। दिल्ली में यह खबर पहुंचते ही हड़कंप मच जाता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह थी कि किसी के पास क्लियर प्लान नहीं था। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग्स शुरू हो चुकी थीं, लेकिन हर गुजरते मिनट के साथ सिचुएशन और डेंजरस होती जा रही थी। उधर प्लेन के अंदर हाईजैकर्स लगातार अग्रेसिव होते जा रहे थे और दूसरी तरफ प्लेन का फ्यूल भी तेजी से खत्म होने लगा था। हाईजैकर्स प्लेन को पाकिस्तान ले जाना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान भी इस पूरे खेल में खुलकर सामने नहीं आना चाहता था। जब कैप्टन देवी शरण ने लाहौर में लैंडिंग की परमिशन मांगी तो पाकिस्तान ने साफ मना कर दिया। यहां तक कि धमकी दी गई कि अगर प्लेन पाकिस्तान के एयर स्पेस में घुसा तो उसे शूट डाउन कर दिया जाएगा। अब सिचुएशन और खतरनाक हो चुकी थी। एक तरफ आतंकवादी, दूसरी तरफ खत्म होता फ्यूल और बीच में फंसे 170 से ज्यादा बेगुनाह लोग। प्लेन लगातार भारत और पाकिस्तान की सीमा के आसपास चक्कर काट रहा था। कॉकपिट में फ्यूल वार्निंग अलार्म बजने लगे थे। कैप्टन देवी शरण समझ चुके थे कि अगर जल्दी लैंडिंग नहीं हुई तो प्लेन क्रैश भी हो सकता है। कैप्टन किसी तरह हाईजैकर्स को कन्विंस करते हैं कि बिना रिफ्यूल किए प्लेन क्रैश हो जाएगा। काफी बहस के बाद हाईजैकर्स मजबूरी में मान जाते हैं और IC-814 अमृतसर की तरफ मुड़ जाती है। शाम 6:44 रनवे लाइट्स के बीच IC-814 अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करती है। बाहर पंजाब पुलिस तैयार थी। दिल्ली में लगातार मीटिंग्स चल रही थी और NSG कमांडोज को भी अलर्ट कर दिया गया था। यही वो मोमेंट था जहां भारत इस हाईजैक को खत्म कर सकता था। लेकिन दिल्ली से आदेश था फ्यूलिंग में जानबूझकर देरी की जाए ताकि NSG कमांडोज को दिल्ली से अमृतसर पहुंचने का समय मिल सके। समय गुजरता गया लेकिन NSG अभी भी दिल्ली में ही थी। उधर प्लेन के अंदर
हाईजैकर्स लगातार पैनिक हो रहे थे। उन्हें शक हो गया कि भारत सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। उन्होंने वार्निंग देना शुरू कर दिया, जल्दी फ्यूल भरो वरना लोग मरेंगे। और जब देरी और बढ़ी तो उनका गुस्सा कहर बनकर पैसेंजर्स पर टूट पड़ा। उन्होंने लोगों को मारना पीटना शुरू कर दिया और तभी एक पैसेंजर पर चाकुओं से बेरहमी से वार किया जाता है। उसका नाम था रूपण कटियाल। सिर्फ कुछ ही दिन पहले उसकी शादी हुई थी। वो अपनी पत्नी के साथ हनीमून से लौट रहा था, लेकिन अब वो अपनी ही पत्नी के सामने खून से लथपथ पड़ा था और कोई भी उसकी मदद नहीं कर पा रहा था। इस खौफनाक मंजर ने प्लेन के अंदर बैठे लोगों की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। हाईजैकर्स ने कैप्टन के सिर पर बंदूक तानी, प्लेन अभी उड़ाओ, और मजबूरन ऐसी 814 एक बार फिर अमृतसर से उड़ान भर लेती है। इसके साथ ही भारत का शायद सबसे अच्छा और आखिरी मौका हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अब यह सिर्फ एक हाईजैक नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल हॉस्टेज क्राइसिस बन चुका था। प्लेन पहले लाहौर पहुंचता है। पाकिस्तान बाहर से दुनिया को दिखा रहा था कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन उन्होंने फ्यूल के अलावा कोई मेडिकल हेल्प नहीं दी। वहीं पर लगातार खून बहने की वजह से रूपण कटियाल दम तोड़ देते हैं और अब प्लेन के लोगों को एहसास होता है कि शायद वो जिंदा वापस न लौट पाए। लाहौर और दुबई के बाद फ्लाइट IC 814 आखिरकार पहुंचती है अफगानिस्तान के कंधार एयरपोर्ट पर। उस समय अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा था। अब भारत को सिर्फ आतंकवादियों से नहीं बल्कि तालिबान और पाकिस्तान के डबल गेम से भी निपटना था। दिन गुजरते गए, पूरे देश की नजरें टीवी स्क्रीन पर टिकी थीं। तभी हाईजैकर्स ने भारत सरकार के सामने अपनी मांग रख दी, भारतीय जेलों में बंद आतंकवादियों को रिहा करो। शुरुआत में भारत सरकार झुकने को तैयार नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते पैसेंजर्स की हालत भूख, डर और नींद की कमी से बदतर होती गई। परिवारों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा, न्यूज़ चैनल्स का प्रेशर बढ़ने लगा और आखिरकार भारत सरकार को वो फैसला लेना पड़ा जिसकी कीमत देश ने आने वाले कई सालों तक चुकाई। 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया गया। उनमें से एक था मौलाना मसूद अजहर, वही आतंकी जो आगे चलकर जैश-ए-मोहम्मद खड़ा करेगा और भारत पर संसद हमले और पुलवामा जैसे कई बड़े आतंकवादी हमलों की साजिश रचेगा। 31 दिसंबर 1999, लगभग एक हफ्ते बाद IC 814 के बचे हुए पैसेंजर्स आखिरकार आजाद होते हैं। भारत अपने नागरिकों को वापस तो ले आता है, लेकिन इस हाईजैक ने सिर्फ एक प्लेन को हाईजैक नहीं किया था। इसने पूरी दुनिया के सामने भारत की सिक्योरिटी, सरकार के रिस्पॉन्स और आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई की कमजोरियों को लाकर खड़ा कर दिया था।